बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप देख रहे हैं इनसाइट विद फवाद खुर्शीद। फवाद खुर्शीद साहब की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूँगी। नाज़रीन, आज के इस शो में हम डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनख़ला के बाद ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी। फिर अफ़गान सदर अशरफ गनी और साथ ही साथ अब्दुल्ला की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई है, इसके ख़ित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। और हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा चुका है और इससे एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। और साथ ही साथ जो ताजर बरादरी है वो इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र सरापा एहतजाज है। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद। अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल सतह पर ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में 90 की दहाई वाले हालात जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि अफ़गान सदर अशरफ गनी ने वाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है और इस मौके पर अमरीकी सदर ने यह बात कही है कि अफ़गानियों को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद से करना होगा और अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हो रही और ये कायम रहेगी। तमाम तर मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अमरीकी सदर जो बाइडन और अफ़गान सदर अशरफ गनी की मुलाकात पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? इस मौके पर अमरीकी सदर ने यह बात कही है कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हो रही बल्कि फ़ौजी और इक़्तिसादी ताउन जो है वो जारी रहेगा। जी हाँ, जहाँ तक उनको दावत देना वाइट हाउस में, वो तो बिल्कुल काबिल फ़हम है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब से अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो 11 सितंबर से कबल अपनी फ़ौजें वापस बुला लेगा और नेटो के जी फ़ौजें हैं वो भी फॉलो अप कर रही हैं जो भी अमेरिका कर रहा है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने तो सबसे पहले निकाल ली थी अपनी फ़ौज। तो अब उसमें जिस हिसाब से डिमोरलाइजेशन हुई, कई जगहों पे चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया तालिबान ने, कई जगह पे चौकियाँ छोड़ दी गई, लोकल अरेंजमेंट्स हो गई, लोकल एल्डर्स ने सुलह सफाई कराई, वो चौकियाँ छोड़ के चले गए जो आर्मी के थे, ऑफिशियल अफ़गान डिफेंस फोर्सेस के लोग, और तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। तो उससे एक डिमोरलाइजेशन सेट इन हो रही थी। तो अमेरिका ये दिखाना चाह रहा था कि भाई अमेरिका मौजूदा हुकूमत के साथ है। लेकिन जब वो अमेरिका कहता है कि उसकी पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हुई, तो ये चाहता वो यही है कि ना ख़त्म हो। और मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान ने तरक्की करनी है तो उसको बैनुल अक़वामी बरादरी की सपोर्ट चाहिए। देखें, अगर तो तालिबान ने आके वहाँ किसी मलबे पे हुकूमत करनी है वो तो दूसरी बात है, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि तालिबान को अब ये समझ आ गया है बात कि अगर उन्होंने काबुल पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया तो वहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। और पिछली मरतबा भी वो पूरे अफ़गानिस्तान पे, ठीक है 80-90% पे वो काबिज़ हो गए थे, लेकिन उनको बैनुल अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज़ नहीं किया गया। रिकग्नाइज गवर्नमेंट थी बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब की, नॉर्दर्न अलायंस के जो थे, इनको नहीं। हालांकि मुल्ला उमर जो थे उनका कब्ज़ा 80-85-90% इलाके पे था, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी। सिर्फ पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने और यूएई ने एक्सेप्ट किया था। अगर ये तालिबान सपोजिंग कब्ज़ा कर भी लें काबुल पे, तो आवाम को खुश रखने के लिए वहाँ तरक्की की ज़रूरत होगी, वहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो क्या तालिबान को हासिल होगा? इसलिए मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि तालिबान को शायद ये बात समझ आ गई है कि कोई उनको दूसरों को इंक्लूड करना पड़ेगा, नॉन पश्तून एलिमेंट को। इसका अंदिया उन्होंने दिया है। उनमें जो सबसे हार्ड लाइन है हक्कानी फैक्शन, उनके लीडर का
वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल भी छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने बहुत कुछ सीखा है पिछले सालों में, दहाइयों में, और हम औरतों के सिलसिले में और औरतों की तालीम और उनका हक, ये कि वो जो चाहें काम कर सकें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, ये उन्होंने उसमें कहा कि हम मानते हैं इसको। लेकिन ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत से बातचीत किसी जल्दी में करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि वैसे ही मामला उनके हाथ में आ रहा है। तो वो करेंगे तो सही, दूसरों को, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस के जो साबिक नॉर्दर्न अलायंस है उसमें ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, जब तक उनको शामिल नहीं करेंगे तो कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव वो अपने आप कह सकेंगे? क्योंकि पश्तूनों की 40-50% से ज़्यादा आबादी तो नहीं ना, तो बाकियों को क्या करेंगे? इसलिए मुझे लग रहा है कि उनके जहन में ये होगा कि वो उनको साथ मिलाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर अमेरिका निकल जाता है और उससे पहले इनकी बातचीत नहीं होती मौजूदा हुकूमत से और कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती, सेटलमेंट में अमेरिका की पहले ख्वाहिश थी एक इंटरिम सेटअप आए, यानी, लेकिन उस इंटरिम सेटअप में अशरफ गनी साहब को इतराज़ है कि उनको नज़र आ रहा है कि वो फारिग हो जाएंगे। अब ये एक मुश्किल सूरत हाल है, तो अशरफ गनी साहब को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं या अफगानिस्तान के बारे में। तो वो तालिबान और वो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं मिल के उनकी हुकूमत बननी चाहिए, इससे कबल के फ़ौजें मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकल जाएं। ठीक है, ठीक है। कसूरी साहब, यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से अफ़गान सदर अशरफ गनी ने तालिबान से जंग का ख़ात्मा करने पर इक़्तिदार में हिस्सा लेने की पेशकश की थी, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसी भी कोई ऑप्शन निकल सकती है कि तालिबान अगर जंग का ख़ात्मा कर दें तो वो इक़्तिदार का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये था कि जब वो ये कह रहे थे ना, उस वक्त वो ये नहीं मानते थे कि तालिबान किसी इंटरिम सेटअप में आए। वो कहते थे इलेक्टेड गवर्नमेंट को मैं मुंतकिल कर दूंगा इक़्तिदार, चाहे इलेक्शन की डेट आप एडवांस कर दें। पॉइंट ये है कि अब तालिबान इस सिस्टम को मानते ही नहीं हैं, ये जो मौजूदा सिस्टम है, तो इसलिए इस पे एग्रीमेंट नहीं हो सका। अब मुश्किल लग रहा है, उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होगा कि कोई सेटलमेंट हो, क्योंकि पिछली दफ़ा हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान पे उसके क्या मनफी असरात पड़े। 3 मिलियन तो रेफ्यूजीज़ अंदाज़न अब भी हैं, कईयों के पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, लेकिन एक ज़माने में तो 4.5 मिलियन भी हो गए थे कुछ देर के लिए, उनमें से कुछ लोग वापस भी गए हैं। तो ये बहुत एक ऑकवर्ड सिचुएशन है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने ऐलान किया, एक न्यूयॉर्क वाशिंगटन पोस्ट में उन्होंने आर्टिकल भी लिखा और शायद न्यूयॉर्क टाइम्स के उन्होंने जवाबात भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि अगर ज़बरदस्ती उन्होंने कब्ज़ा किया काबुल पे तो फिर हमें सरहद बंद करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी एक टेढ़ी सिचुएशन डेवलप होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी दुनिया से बुरी भली बातें सुनी हैं तालिबान के सिलसिले में। हालांकि पाकिस्तान का स्टैंड अब बिलाखिर सही साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता था कि तालिबान से बातचीत करनी पड़ेगी, कोई फ़ौजी हल नहीं है। लेकिन अगर इस मौके पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया काबुल पे तो बगैर सिविल वॉर के नहीं हो सकेगा। फिर पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर का ये अभी उनका जो बयान आया है वाशिंगटन, एक तो उनका आर्टिकल आ रहा है, एक उनका बयान भी आया है, एक फिर उनका इंटरव्यू भी शाया हुआ है, मुख्तलिफ मीडिया पे वो गए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में। और आज एक तो आज ही 25 तारीख को शाया हुआ था, क्योंकि आज उस जिस दिन मीटिंग होनी थी प्रेसिडेंट अशरफ गनी की, उसमें अब इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या रीज़नेबल बात कह सकता है कि अगर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान काबुल पे बदस्तबाजू बग़ैर बातचीत के, तो हम बॉर्डर बंद कर देंगे। अब हम और को लड़ाई तो नहीं कर सकते, जंग तो नहीं कर सकते। ठीक है। और कसूरी साहब, यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल निकल आती है कि तालिबान इक़्तिदार में आ जाते हैं, मतलब सेटलमेंट हो जाती है तो इक़्तिदार में आ गए, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जो अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ में जो पेशरफ्त हुई है तालिबान उसको मुस्तरद कर देंगे?
उन्होंने ये कहा है आर्टिकल में, जैसे हमें कहा था, सबसे ज़्यादा हार्ड लाइन है हक्कानी ग्रुप। उनके लीडर का जो मजमून छपा है अमेरिका में, वो यही कहा छपा है कि हमने बहुत सी, उसमें मतलब ये निकल रहा है कि हमसे माजी में गलतियाँ हुई, लेकिन उन्होंने कहा तो ये नहीं, लेकिन जो ये निकली है ख़बर और इसका सोर्स है मेरा ख्याल है ये ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, कि उनकी जो बातचीत दोहा में हुई थी, तालिबान ने प्राइवेटली एडमिट किया कि हमें बहुत सी गलतियाँ की थी जो हम, जिससे हमने सीखा है, आइंदा वो रिपीट नहीं की जाएंगी। अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ख़्याल ये है कि वो औरतों की जो तालीम है, वो तो अब जो तालिबान का जिन इलाकों पे कब्ज़ा है वहाँ भी अब स्कूल कायम है। दूसरी बात रहेगी, क्या ख़वातीन मुख्तलिफ मुलाजमतें कर सकती हैं, जो भी उनकी तालीम है उसका फ़ायदा उठा सकती हैं, अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में रोल अदा कर सकती हैं, जो कह तो वो यही रहे हैं। और मेरा ख़्याल है अगर अफ़गानिस्तान ने तरक्की करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन का वो रोल हो। हाँ, ये ज़रूर वो कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ उसमें ड्रेस कोड या कोई ऐसी चीज़ें करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो तालीम पे कदगन लगाएंगे। ठीक है, तालीम पर कदगन नहीं लगाई जाएगी। कसूरी साहब, अमरीकी हुकूमत का ये कहना है कि काबुल सफारत खाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 650 के करीब जो अमरीकी फ़ौज है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेगी। आपको नहीं लगता कि ये अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी होगी और इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है? किसकी फ़ौज रहेगी वहाँ? अमेरिका की फ़ौज रहेगी 650 के क्या करीब। नहीं, करीब अगर अफ़गानिस्तान से बाहर रहे तो वो तो तालिबान क्या करेंगे उसमें, अगर वो कहीं चली जाए। लेकिन तालिबान ने कहा है उन ममालिक को जिनके बॉर्डर अफ़गानिस्तान से मिलते हैं कि वो अड्डे ना दें, वो इसको एक अनफ्रेंडली एक्ट समझेंगे। और पाकिस्तान ने तो बरमला कह दिया है कि वो अड्डे नहीं देंगे। इसी तरह दो और मुल्क हैं जो दे सकते थे, एक है उज़्बेकिस्तान, दूसरा है ताजिकिस्तान। माजी में ताजिकिस्तान ने अड्डे दिए थे, लेकिन उस वक्त याद रखना चाहिए कि रूस के ताल्लुकात निस्बतन बेहतर थे। अब रूस और अमेरिका के बहुत कशीदा ताल्लुकात हैं, तो मेरी अकल तो नहीं मानती कि रूस अग्री करेगा और तालिबान और ये जो ममालिक हैं उनकी मर्ज़ी के बग़ैर और या मंशा के ख़िलाफ़ अमेरिका को वहाँ अड्डे देंगे। इसलिए लग ये रहा है कि जब अमेरिका ये कहता है तो ये उसके पास अड्डे तो हैं ना जी, बहरैन में है, कतर में है, वैसे तो उनकी सऊदीया में भी कुछ अफवाज हैं। तो मेरा कहना यह है कि शायद कतर से उनको इजाज़त ना दे, उसके लिए मुश्किल हो, क्योंकि उसने तालिबान को होस्ट किया है कि उसी के यहाँ से तालिबान की हुकूमत पे हमला हो। लेकिन बहरैन बहरहाल है, और कुछ भी ना हो तो उनके जो बहरी जहाज़ हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो हमले कर सकते हैं। और जब इससे 9/11 से पहले हमला हुआ था, बाकायदा वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल्स दागे गए थे उस जगह पे जहाँ उनका ये ख्याल था कि उसामा बिन लादेन का अफ़गानिस्तान में अड्डा है, तो वो ऑप्शन तो उनके पास रहेगा। ठीक है कसूरी साहब, वैसे मेरा सवाल ये था कि अमरीकी हुकूमत का ये कहना है कि वो काबुल में अपने सफारत खाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 650 के करीब जो अमरीकी फ़ौज हैं वो अफ़गानिस्तान में छोड़ेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब जब अमरीकी फ़ौज वहाँ रहती है तो ये तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो एक मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगा, और क्या इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है? मेरा ख्याल है इस पे तो तालिबान ऑब्जेक्ट करेंगे, इसीलिए शायद अमेरिका कोशिश कर रहा है तुर्की को कन्विंस करने के लिए कि तुर्की अपनी फ़ौजें वहाँ रखे। तो तुर्की ने आगे से कहा है कि हंगरी की फ़ौज और हो सकता है पाकिस्तान को भी दावत दें, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ चाहे हवाई अड्डे का ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो, क्योंकि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी कह रही है कि हवाई अड्डे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। क्यों अगर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने अफ़गानिस्तान में रहना है कि उनको ये सर्टेनिटी होनी चाहिए कि वो जब चाहें आ सकें और जा सकें। और फिर अगर अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन होनी है तो उनको या उन्होंने किसी और किस्म की मदद देनी है
तो वो समझते हैं कि कोई जगह ऐसी हो जो महफूज हो, लेकिन जो कुछ भी होगा वो तालिबान या जो भी मुस्तकबिल की हुकूमत है उसकी मर्जी के अगर खिलाफ होगा तो उसका मनफी असर होगा। कसूरी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से फ़ौज के इनखला की तारीख़ देने के बाद से देखा गया है कि पाकिस्तान का असर व रसूख जो है वो तालिबान पर ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा ये ब्लेम किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से अमेरिका पर, तो इस बयान पर वज़ीर आज़म इमरान खान के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वज़ीर आज़म ने तो हकीकत ही एक बयान किया ना, उन्होंने तो यही कहा है ना कि ये तो सीधी सादी बात है कि तालिबान पे अगर प्रेशर कम होगा तो पाकिस्तान का असर कम हो जाएगा, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान पे रिलायंट थे कि जी हमारी बातचीत करवाएं। शुरू में जो उनका वहाँ कतर में ऑफिस बनाया है वो उसमें ISI ने एक रोल अदा किया था ऑफिस खुलवाने में, तो वो एक लंबी कहानी उस वक्त और हुई थी जिस पे प्रेसिडेंट हामिद करज़ई ने एतराज़ कर दिया था वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान तो रोल अदा कर रहा है ना। लेकिन अगर तालिबान ये समझते हैं कि वो अफ़गानिस्तान पे वैसे ही कब्ज़ा कर लेंगे तो नेचुरली पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये मेरा ख्याल है ये तो अमेरिका को भी रिकग्नाइज करना चाहिए। और ये ऐसे ही है जैसे जेनीवा अकॉर्ड्स के बाद जब अमेरिका निकल गया और रूस के जाने के बाद तो वहाँ खाना जंगी किसी कैफियत पैदा हो गई थी, उससे ही सबक सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तालिबान को प्रोबेबली ये समझ आ चुकी है और मुख्तलिफ जो इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो माजी की गलतियों से उन्होंने सीखा है। ठीक है। और कसूरी साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अब ये तमाम तर मामला तो सामने हैं। एक तरफ अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने मुलाकात कर ली है अफ़गान सदर अशरफ गनी से, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं की गई है। आपको क्या लगता है जो ओवरऑल इम्पैक्ट है इस मुलाकात का, और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस तमाम तर जो माहौल क्रिएट हुआ है उसमें क्या रोल पाकिस्तान का बनता है और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि याद किया जाए और याद कराया जाए कि प्रेसिडेंट बाइडन प्रेसिडेंट ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट थे। नंबर 2, ओबामा साहब, ये जो प्रेसिडेंट बाइडन की टीम है ये पुरानी टीम है प्रेसिडेंट ओबामा की। इनके और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे और 2011 में तो वो एक फ्रेंच वर्ड है एनासोराबलिस, यानी कि हॉरेबल ईयर, वो था जिसमें कि वो रेमंड डेविस का वाक़या हुआ, सलाला पे हमारे जवान शहीद कर दिए गए और उसामा बिन लादेन के को कत्ल किया गया पाकिस्तानी हुदूद में आके। तो वो तो एक बहुत बुरा माहौल था। तो इन लोगों का जो अंदाज़ा है ये वो तलखियाँ इनके दिमाग में बैठी हैं, ये इसलिए इनका ये ख्याल है कि लेकिन राब्ता तो है ना जी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का उनके से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का उनके फॉरेन मिनिस्टर से, हमारे डिफेंस हम आर्मी चीफ का उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सबके सेक्रेटरी डिफेंस से, सबके ताल्लुकात उस वर्किंग रिलेशनशिप है। लेकिन एक वो जैसे आप एक जो होता है ना सिंबॉलिक, वो अमेरिका गुस्सा भी दिखा रहा है और पब्लिक ओपिनियन अमेरिका को बताना चाहता है कि अगर हमारी जैसी सुपर ताकत फेल हुई है तो वो इसलिए हुई है कि पाकिस्तान ने पनाह दी थी तालिबान को। तो एक उसमें यह एलिमेंट भी है कि अपनी जो खिफ़त है मिटाने के लिए ब्लेम पाकिस्तान को किया जाए। लेकिन ये बात वाज़ेह है, जैसे कि सेनेटर लिंडज़े ग्रैहम ने कहा है कि हैरानी की बात है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजें निकल रही हैं और प्रेसिडेंट जो हैं बाइडन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रब्ता नहीं किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने सही जवाब दिया, उनसे ये पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने कहा जब उनके पास वक्त होगा मुझसे बात कर लेंगे, जब मुझसे बात करेंगे तो मैं उनको कश्मीर की सूरत हाल के बारे में बताऊंगा। ठीक है। कसूरी साहब, थोड़ा फेटफ पर बात करना चाहूँगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये बयान सामने आया है कि फेटफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या टेक्निकल फोरम के लिए। इस मामले को देखना होगा, इस पर आप क्या कमेंट देंगे? ये तो देखें, बात यह है कि आप उनकी कई दफ़ा जो बयानात आए वो देख लें कि उन्होंने पाकिस्तान ने जो प्रोग्रेस की है बहुत उसकी तारीफ़ की, पिछली दफ़ा भी और अब के भी। अब उन्होंने कहा कि 26 में से
27 में से 26 पे हो गई है सब्सटैंशियल प्रोग्रेस, और एक पे होनी बाकी है, और वो है जो बकौल उनके जो प्रोसिक्यूशंस हैं और वो जो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड लिस्ट है टेररिस्ट की, उनके बारे में है कि उनको सही तरह से प्रोसिक्यूट किया जाए और सज़ाएं दिलवाई जाएं। पाकिस्तान में जो लोग हैंडल कर रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत का ये कहना है, और जो तज्ज़ियाकार हैं सिक्योरिटी के, डिफेंस के, वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के ताल्लुक जो तज्ज़ियाकार है कि पाकिस्तान ने जो तरक्की की है और वो इस सिलसिले में भी तरक्की कर रहा है और मज़ीद करेगा। लेकिन अगर को और हालात होते तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में ग्रे से निकाल लिया गया होता, लेकिन पाकिस्तान पे दबाव रखना मकसद है, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उनको पाकिस्तान की सपोर्ट की दरकार है। तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि FATF जो है, FATF जो है, ये और मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक बदकिस्मती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस इदारे का काम है कि टेक्निकल एवेल्यूएशन करे। जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है वो पाकिस्तान के अपने मफाद में है, ये ना समझें कि सिर्फ मगरब के ममालिक या FATF के दबाव में की है। अल्टीमेटली तो ये चीज़ें हमारे मफाद में भी जाएंगी और हमारी मईशत के मफाद में भी, लेकिन ये चीज़ें जब पाकिस्तान इस हद तक कोऑपरेट कर रहा है तो फिर होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की नहीं ज़रूरत थी, लेकिन बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वक्त FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर चुका है, और कसूरी साहब का ख्याल ये है कि पाकिस्तान पर इस वक्त दबाव रखने के लिए उसको ग्रे लिस्ट में शामिल रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गैस बहरान जो कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में अगर देखा जाए तो हर साल एक नया बहरान जन्म ले रहा है। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल LNG, लोकल गैस और फर्नेस ऑयल का एक साथ बहरान जो है वो पैदा हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त मुल्क में दरामद की जाने वाली जो LNG है, इसके टर्मिनल की बहाली और साथ ही साथ मकामी सतह पर गैस पैदा करने वाली जो गैस फील्ड्स हैं उनमें बंदिश की वजह से इस बहरान का सामना है। अगर हम सिंध की सिचुएशन को डिस्कस करें तो सिंध में ये जो गैस बहरान है ये इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंडस्ट्रियल जोन्स देख लें, CNG स्टेशंस देख लें, यहाँ पर गैस की फराहमी मुअत्तल है और गैस बहरान की वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ चुका है। मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सदर FPCCI नासिर हयात मग्गू और साथ ही साथ सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब। सबसे पहले हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना ये चाहूँगी कि पाकिस्तान में गैस की तलब को पूरा करने के लिए मकामी सतह पर भी गैस पैदा की जाती है, इसके साथ साथ LNG जो है वो दरामद की जाती है। गैस के शोबे में हम देख रहे हैं मसाइल आ रहे हैं। गैस के शोबे में जो मसाइल हैं, आपको क्या लगता है आखिर क्या वजूहात हैं, इनके पीछे क्यों आ रहे हैं? देखें जी, मुश्किलात और जो मतलब आप कह रही हैं तकलीफें हो रही हैं, वो तकरीबन हर शोबे में जो कि PTI हुकूमत के आने के बाद उनका तो मतलब हर सिलसिले हर शोबे में फेलियर हुआ है। चाहे वो आप गैस लगा लें, तेल लगा लें, बिजली लगा लें, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें उन्होंने कोई अच्छा काम किया। गैस के हवाले से अगर बात करें तो ये पूरा बहरान सूबा सिंध में है, उस सूबे में है जहाँ मतलब गैस पाकिस्तान का 965 गैस जहाँ से निकलता है, उसी सूबे में उन्होंने बहरान पैदा कर दिया है। और LNG जो है वो महंगी गैस हमें देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी नाअहली मतलब मैं समझता हूँ इनएफिशिएंसी इतनी है कि वो LNG भी अपना तो नहीं कर पा रहे। अच्छा कितनी चाहिए और के जो टर्मिनल है कब उनकी जो मेंटेनेंस होनी है, कब होनी है, किस तरह प्लान करना है, तो टोटली एक नाअहलियत है। और मतलब एक डफर किस्म के लोग बिठा दिए गए हैं एनर्जी मिनिस्ट्री में और मतलब बाकी जगहों पे जहाँ से भी ये चीज़ें होती हैं। और ओगरा ऐसा इदारा है जो ऑयल एंड गैस की चीज़ों को रेगुलेट करता है। जिस सूबे से गैस निकलती है, जहाँ से पेट्रोल निकलता है 40-45%
वहाँ मतलब उस सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं है उस इदारे में जहाँ फैसले होते हैं। तो मतलब इनकी नाअहली है और कुछ भी नहीं। गैस हमारे पास मौजूद है, फाजिल गैस मौजूद है, टोटल तकरीबन 25 से 2600 मेगा MMCFD गैस पैदा होती है सिंध में, और हमारे मिलती है 900 से 1000, और बाकी जो है सुई नदरन को और बाकी जगहों पर ये भेजते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन कोई 16 से 1700 MMCFD है। हम कहते हैं जी हमारी गैस पूरी करें, तो हमारी गैस पूरी करने की बजाय ये बाकी जगहों पे भेजते हैं और हमारी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करती। हालांकि आइन के मुताबिक 158 आर्टिकल के मुताबिक पहला हक हमारा है जहाँ गैस निकलती है। तो ये आप देखें कि इस मौसम में कभी भी नहीं होती गैस की लोड शेडिंग। ये तो गर्मियों में तो फाजिल गैस होती है। तो आप ये उनकी नाअहली है, इल प्लानिंग है, और उन्होंने नाअहल लोग दिखाए हुए हैं जहाँ के अपने वजारतों में, अफसरों में, जो कि मतलब इस तरह के गलत फैसले करते हैं। जो उनका ड्राई डॉकिंग करनी है, उसकी फ्लोटिंग स्टोरेज की, उसका भी मतलब उनको 15 साल में 2 दफा करनी है। वो पूरी प्लानिंग की जाती है कि बाकी LNG हम कहाँ से मंगाएंगे, किस तरह होगा। वो उस सूरत में कर रहे हैं जहाँ यहाँ लोकल फील्ड पे भी उन्होंने मेंटेनेंस डिक्लेयर कर दी है, जो कि टडोलायार के पास हमारी फील्ड है और गम्बट की फील्ड थी। तो मैं समझता हूँ कि टोटली मिसमैनेज्ड है और गवर्नेंस का इशू है, इनसे संभल नहीं पा रहा है चीज़ें। लास्ट टाइम जब इनको LNG खरीदनी थी तो ये डीजल खरीद रहे थे, खरीद रहे थे, और जब खरीदना था तो ये RLNG खरीद रहे थे। तो अभी भी मतलब यही है, मिसमैनेजमेंट है उनकी। ये खरीद नहीं पाए अपना RLNG, मेंटेनेंस की प्लानिंग नहीं कर पाए, और वो जो गैस जो उन्होंने कहा था फेडरल गवर्नमेंट ने कि हमारी पाइपलाइन इस्तेमाल करें, खुद अपनी गैस मंगाएं, उसकी भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस तरह बिजली के बहुत से मंसूबे हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनको परमिशन नहीं दी जा रही। सिंध को एक टारगेट किया हुआ है और सिंध की मईशत पर एक हमला है। तो लोगों को यहाँ बेरोजगार करना है, कैप्टिव पावर प्लांट्स बंद है, यहाँ की मतलब CNG स्टेशन बंद है, यहाँ की इंडस्ट्रीज बंद है। तो आप बताएं तो फिर मतलब, और यही कराची जो मुआशी हब है, यहीं से ही उनका टारगेट बजट के पूरे होने हैं। तो कहाँ से करेंगे ये लोग? मतलब ये सिर्फ बातें कर रहे हैं और सिर्फ सिंध को उन्होंने अपना एक टारगेट किया हुआ है, निशाना बना रहे हैं, और सिंध पर एक मुआशी कत्ल करने का मतलब मैं तो कहूँगा कि उन पे इल्जाम है। तो यहाँ की मईशत को तबाह करने के चक्कर में इम्तियाज साहब, अगर गैस बहरान की बात की जाए तो सिंध में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो गैस बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आपने बात की मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, पॉलिसियाँ ठीक नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर LNG दरामद की होती तो अभी जो सूरत हाल दरपेश है हम इन मुश्किलात से बच सकते थे? देखिए जी, सबसे पहले ये मसला सिंध में शुरू हुआ। कराची की इन्होंने गैस बंद की, कराची की इंडस्ट्रीज बंद की, कराची की CNG बंद की, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया, कैप्टिव पावर प्लांट बंद कर दिया उनकी गैस। तो मतलब शुरुआत तो यहाँ से की, लेकिन उनकी नाअहली ऐसी है कि मतलब उन्होंने ये दरामद जो गैस करनी थी उनको, वो उन्होंने की नहीं टाइम पे। ये तो उनका काम है ना, ये एनर्जी मिनिस्ट्री का काम है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है, वो ये करते। तो क्यों नहीं किया उनसे? तो पूछे ना उनसे, वज़ीर आज़म पूछे कि मतलब क्यों नहीं हुआ। और आपको ये भी मैं बता दूं कि उन्होंने फर्नेस ऑयल भी नहीं मंगाया, और अब अनकरीब बिजली की भी शदीद लोड शेडिंग होने वाली है दोबारा से। कुछ अर्सा पहले हुई थी, अब दोबारा से होने वाली है। तो मतलब इनकी पूरी नाअहली जो है, अब किस किस चीज़ का जिक्र करें। महंगाई देखें आप, उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो गैस का बहरान उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बिजली का बहरान उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारे सूबे में 18 घंटे की लोड शेडिंग है, और ऊपर से वो झूठ बोलते हैं कि हमें सरप्लस बिजली हमारे पास है। तो आप बताएं कि मतलब फिर यहाँ सिंध के लोग कहाँ जाएं, मतलब किसको बोलें? इसिया में वज़ीर आला सिंध ने भरपूर तरीके से इस मसले को उठाया, बाबर शाह साहब ने मतलब CCI में उठाया और फोरम से उठाया, लेकिन ये न सुनते हैं न एहलियत है, किसी और के हवाले करते हैं। अगर उनसे नहीं संभलती तो दे दे हमें, हम खाते हैं, मतलब सोचना मसला तो नहीं है। इन प्लानिंग है, लेकिन उनकी तो तजुर्बा है, और इन प्लानिंग के तहत अपनी नाअहली है, जिसकी वजह से पूरे सिंध के बल्कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो भुगत रहा है इनको। अच्छा इम्तियाज साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो LNG दरामद जो की जा रही है, इस पर सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न जो गैस कंपनीज़ हैं उनकी इजारादारी है। अब ये वो कंपनीज़ हैं जो हुकूमती कंपनीज़ हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो LNG दरामद की जानी है, इसका थोड़ा बहुत जो इख्तियार है ये प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर इसको दरामद करे और वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि जो मसाइल हैं इन पर काबू पाया जा सके? बिल्कुल ही, हम सिंध गवर्नमेंट इस बात पे एग्री करती है कि प्राइवेट
जो अपना है पार्टीज उनको इजाजत दी जाए, प्राइवेट एंटरप्राइजेज को इजाजत दी जाए कि वो मंगाएं और ये जो पाइपलाइन है जो हमारे पास उसको इस्तेमाल करें, उससे उनका आमदनी भी होगी और ये बहरान खत्म हो जाएगा। ये उन्होंने सुई सदरन सुई नदरन को दिया हुआ है, बाबू वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और नाहल बाबू हैं जो कि चला नहीं सकते और ऊपर से जो उनको संभालते हैं वो भी नाहल लोग हैं जो कि मतलब पॉलिटिकल लोग ही हैं। तो मतलब उनको मतलब समझ ही नहीं आती कि मतलब क्या करना है, किस तरह क्या प्लानिंग करनी है, कब कितनी गैस बरामद करनी है, कब कितना फर्नेस ऑयल बरामद करना है, इनको अंदाजा ही नहीं है। कंपनियां इनको खत लिख लिख के भेज देती हैं। पिछले दिनों में कराची इलेक्ट्रिक ने इनको लिखा हमारे पास फर्नेस ऑयल नहीं है, आप मंगाएं। वो कई दिनों तक पड़ी रही वो जब यहाँ तक कि वहाँ कराची में शदीद लोड शेडिंग शुरू हो गई, फर्नेस ऑयल नहीं था। तो मेरा मतलब है ये उनकी नाअहलियत है ना, ये समझ नहीं पाता उनसे। और आगे तीसरा मिनिस्टर है जो कि उसको आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर है। उनके वजीरों की मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, किस तरह करना है। तो मैं तो पहले भी कहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, हमसे मशवरा कर लें, हम उनको मुफ्त में मशवरा देंगे, सही मशवरा देंगे। इनसे संभल नहीं पा रहा तो हमें दे दे, हम इनको संभाल के देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इम्तियाज़ शेख साहब का मौक़िफ़ ये है कि सिंध को टारगेट किया जा रहा है, उसको पीछे रखा जा रहा है, जेलसी का मामला है, अना का मामला है और हुकूमत की जानिब से मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस के मामले हैं और पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं। गैस बहरान पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर FPCCI नासिर हयात मग्गू साहब। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, अपने शो के लिए वक्त निकाला। गैस के शोबे में इस वक्त जितने भी मसाइल जो आ रहे हैं, आपके नज़दीक इनकी वजूहात क्या हैं और मुल्क में गैस की कमी और इसकी वजह से जो बिजली बहरान पैदा हो रहा है, आपको क्या लगता है ये जो बहरानी कैफियत ने इस टाइम जन्म लिया हुआ है, इस बहरानी कैफियत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले हर चीज़ में एक प्लानिंग होती है। कोई भी चीज़ जो भी गैस फील्ड होती है उसकी मेंटेनेंस भी होती है, उसकी डिमांड सप्लाई को भी देखा जाता है, सब चीज़ें। लेकिन सबसे जो बड़ा फुकदान है वो ये है कि ये कोई भी फैसला करते हैं तो पहले तो बहुत देर से करते हैं, इन टाइम फैसला नहीं होता। लास्ट ईयर भी शॉर्टेज ऐसे हुई, गैस ही इम्पोर्ट नहीं हो सकी। और दूसरी बात है कि ये देखते नहीं सिचुएशन क्या है। अब इन्होंने जो गैस फील्ड जो है कुनड़ पसाटी गैस फील्ड का शट डाउन कर रहे हैं। इनको शट डाउन का टाइम जो है 2-3 महीने पहले ऐलान करना चाहिए था। हम दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों से कारोबार करते हैं, वो हमें 2 महीने पहले बता देते हैं कि क्या चीज़ कब शट डाउन करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे। आप अपनी चीज़ों का बंदोबस्त कर लें, ऑल्टरनेट देख लें। लेकिन ये एक दिन ऐलान करते हैं कि जी हमारे पास गैस नहीं है, हम शट डाउन कर रहे हैं। अगर शट डाउन कर रहे थे तो इनको चाहिए था इजाफी गैस मंगवा के रखते। कोई इंडस्ट्री देखे इस वक्त बड़ी पीक पे चल रही है, एक्सपोर्ट जो है हमारी एक अच्छी चल रही है। अगर आप उसको गैस बंद कर देंगे, और कराची के साथ ख़ास तौर पे हमेशा एक निशाना कराची को बनाते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। कराची की 55% एक्सपोर्ट है, तो 40 मिलियन की एक्सपोर्ट पर डे का जो सफ़र करेगी इंडस्ट्री है। तो मेरी तो समझ से बाहर है, इस चीज़ों को ये सॉल्व क्यों नहीं करते। और सबसे जो बड़ा मसला है कि जो हमारी सुई गैस है या जो लोकल गैस है उसका 15% लाइन लॉस चल रहा है कई सालों से। हर साल अगर 2% भी रिकवर करे तो अब तक ये 5-6% जो दुनिया का एक एवरेज है वहाँ आ चुके होते। कोई इनसे ये नहीं पूछता कि आपकी जो गैस की जो चोरी है या लॉसेज है उसको आपने इम्प्रूव करने के लिए क्या किया। कहीं ना कहीं तो देखें, अकाउंटेबिलिटी का बगैर तो कोई चीज़ नहीं चलती ना। अगर आप फ्री हैंड बैठे रहे कि हम लोग बस हमारे पास ये नहीं है, अब हम लोग को पाकिस्तान को इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। हमें जो है एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो वाकई इस बात पे मुनहसर हो कि अगर मैंने कोई सही चीज़ नहीं की तो मैं अकाउंटेबल हूँगा। यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है कि कोई भी जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप उठा के आप एक दिन अभी आगे 10 दिन 12 दिन बाद जो है बकरीद आ रही है, 15-20 दिन बाद आपने अगर कोई शट डाउन करना था तो उस दौरान भी कर सकते थे। 5-6 दिन तो छुट्टी होती है ना बकरीद पे, हज की। कोई ना कोई प्लान करते हैं, कोई ना कोई। नासिर साहब, इससे पहले इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि सिंध को टारगेट किया जा रहा है विफाक की जानिब से, जेलसी का मामला है, अना का मामला है। आपको भी लगता है यही वजह है या वजह कोई और है इसके पीछे? मैं तो नहीं कह सकता कि कोई टारगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हमेशा होता ऐसे ही है कि आदमी सोचने में मजबूर होता है कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है। और आपको पता है कि सबसे बड़ा टैक्स कंट्रीब्यूटर भी जो है सिंध या खासतौर पर कराची है। तो ये हम लोग इस बात पे बड़े हैरान होते हैं कि जो भी आपका मसले हैं उस बोर्ड में आप बिठा के स्टेक होल्डर से बैठ के बात करके कोई रास्ता निकाले ना। अगर आप बस एकदम
शट डाउन कर देंगे या आप कोई भी बगैर वजह के एक दिन अनाउंस कर देंगे कल से ये हो रहा है, ये तो कहीं भी नहीं होता दुनिया में। ठीक है नासिर साहब, देखा गया है कि जब से एलएनजी दरामद की जाने लगी है तब से इसमें मुसलसल वक्तन फ़वक्तन बदइंतज़ामी देखने में आ रही है। ये बदइंतज़ामी आने वाले वक्त में भी ऐसे ही रहेगी? कोई तरीका है कि इस बदइंतज़ामी को ठीक किया जा सके, दूर किया जा सके? देखिए, जो मैंने कई लोगों से मेरी इंटरेक्शन होता है, जो बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, जो बड़े क्रिटिकल होते हैं, उसको आमतौर पे अफसर नहीं लेते। वो कहते हैं जी इस पे ऐसा ना हो कल हमें नैब पकड़ ले। ये हमने बात तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। तो ये एक चीज़, इसको जो है ना इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इसके लिए कोई एक अलग पॉलिसी बननी चाहिए और इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए कि डिसीजन प्रॉम्प्टली लिया जाए। ये नहीं कि हम इसी डर में बैठे रहें और बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि एलएनजी वक्त पर दरामद की जाती और जितनी ज़रूरत थी उतनी दरामद की जाती, तो इस वक्त जितना पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, गैस बहरान का सामना है, वो सूरत हाल बेहतर होती। आज हम इस सूरत हाल में ना होते, गैस बहरान जो है वो इतना शिद्दत इख्तियार ना करता। देखिए, ये तो हर एक को पता है कितनी गैस चाहिए। ये तो ऐसा नहीं है कि किसी को ना पता हो, हर एक को पता है। पूरा मुल्क चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, सिस्टम चल रहा है। इनको अपना बंदोबस्त तो देखे करना चाहिए और इनके साथ ये भी इनको कोई ना कोई प्रोविजन रखनी चाहिए कि कोई आसमानी सुल्तानी कोई एकदम कोई इशू हो गया तो इनके पास कोई ना कोई उसका अल्टरनेट होना चाहिए ना। ये ऐसे तो नहीं कह सकते कि सुबह हमने कोई शट डाउन कर दिया या कोई और भी नाकानी चीज़ें आ सकती हैं, तो उसका कोई बंदोबस्त तो करना चाहिए। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा इस मामले के लिए हमारे जो है स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, SSGC को बिठाएं और जो बैठ के एक पॉलिसी कर लें। मुझे ख़तरा है कि आगे जो सर्दियाँ आ रही हैं उसमें इस तरह का बहरान दोबारा जन्म लेगा, ऐसे हालात मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो गैस का मौसम नहीं है तो इतना बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो आगे तो वैसे ही सर्दियां आनी है और गैस की कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है। नासिर साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सूरत हाल जन्म ले चुकी है, इससे घरेलू सारिफीन, आम लोग, आम शहरी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ को इस वक्त गैस नहीं मिल रही, CNG स्टेशन को गैस की फराहमी जो है बिलखुसूस अगर हम सिंध की बात करें तो मुअत्तल की जा चुकी है। दरामदात पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासर होने का किस हद तक खतरा है आपके नज़दीक? देखिए, जब आप गैस नहीं देंगे और इंडस्ट्री गैस पे चलती है तो डेफिनेटली उस पर तो ख़तरा नहीं, वो सामने हमारे आ गया है कि हमारी एक्सपोर्ट्स पे इसका फ़र्क पड़ेगा। 44 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पर डे है। अब अगर आप 7-8 दिन भी ज़ाया करते हैं तो आप कितना, अभी तो ये मैं समझ रहा हूँ कि 4 जुलाई तक ये सिलसिला चलेगा, तो इसमें नुकसान बहुत होगा। और फिर एक्सपोर्ट जब आप ऑर्डर नहीं करते तो आपको बायर भेजना पड़ता है, क्योंकि आपने भी आगे भी जो आपका बायर होता है उसकी भी कमिटमेंट होती है। और बायर भेजने का मतलब $2,000 का अगर कंटेनर का फ्रेट है उसकी जगह $10,000 में जाए तो एक बहुत बड़ा कैश लॉस होगा और आपकी एक रेपुटेशन भी ख़राब होती है कि आपने टाइम पे डिलीवरी दे दी और वो आपको फिर डिपेंडेबल सप्लायर या डिपेंडेबल कंट्री से निकाल देते हैं। या एक ऑप्शन उनका ये होता है कि भाई इनको हम फ्री हैंड नहीं दे सकते, इन पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हयात मगू साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी यही ओपिनियन है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि आगे जो है वो सर्दियां आ रही हैं और अभी गर्मियों के मौसम में जो गैस बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तो आने वाले मौसम में ये बहरान मज़ीद शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। इसी के साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।